हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और राइज एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है वो हमने पहली दो क्लासेस जो हमारी हुई हैं, है ना, जिसमें से एक क्लास हमने ऑनलाइन ली थी और जो सेकंड क्लास थी वो, और जो फर्स्ट क्लास है हमारी वो हमने जो है हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल है। तो टिश्यू जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उत्तक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इसके जो है प्लांट और एनिमल दोनों टाइप के टिश्यू हमें पढ़ने थे। तो प्लांट टिश्यू के 2 लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं, और हमारे जो प्लेटफॉर्म है राइज एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके और उसके अंदर भी आप वो क्लासेस देख सकते हैं, है ना। तो अब हम आज जो है वो स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक, है ना। एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, ठीक है, जंतु उत्तक। तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, है ना, कि टिश्यू असेंबली ऑफ सेल्स सेम इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि उत्तक एक समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं का समूह होता है ना। 3 कंडीशन इसमें दे दी। कौन कौन सी? पहला क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन ओरिजिन। उसकी उत्पत्ति जो है वो क्या होनी चाहिए? एक ही जगह से होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो क्या है? सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन फंक्शन। जो प्लांट्स के लिए था, पादपों के लिए था, वही जो है किसके लिए रहेगा? वही जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू के लिए भी वही डेफिनेशन रहेगी, है ना। जो परिभाषा है वो नहीं बदलेगी, परिभाषा वही रहेगी इसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू जो है वो ओरिजिन के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस के ऊपर मेनली डिवाइड किया जाता है कि वो कहां से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहां से है और उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। और मस्कुलर के भी टाइप हैं, नर्वस सिंपल एक है, कनेक्टिव के टाइप हैं, एपिथेलियल के टाइप हैं। वो जब हम इनको पढ़ेंगे तो उनके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियल उत्तक जो है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, हम जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, है ना। हम क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो शुरुआत के अंदर जो है वो 3 परत बनती हैं, जर्म लेयर जो है 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। गैस्ट्रूला एक स्टेज आती है, गैस्ट्रूला, उसके अंदर गैस्ट्रूला के अंदर जो है वो फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन होती है ना। सेकंड लेयर फॉर्मेशन होती है, और थर्ड लेयर फॉर्मेशन होती है। ये 3 जो है वो 3 जर्म लेयर्स कहलाती हैं, जिसमें से एंडोडर्म होता है ना, ये एंडोडर्म होता है, ये मेसोडर्म होता है, ये मेसोडर्म है, एंड दिस वन इज द एक्टोडर्म, है ना। तो ये जो है ये उत्तक है ना। 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है और इन तीनों से ही पूरे शरीर की संरचना होती है। पूरी जो बॉडी की फॉर्मेशन है वो इन 3 से ही मिलकर के होती है। जितने भी तरह के उत्तक हम पढ़ेंगे, चाहे वो एपिथेलियल हो, चाहे वो कनेक्टिव हो, चाहे वो मस्कुलर हो, या चाहे वो नर्वस टिश्यू हो, इन 3 में से ही किसी ना किसी एक तरह के जर्म लेयर से उसकी फॉर्मेशन होगी। तो जैसे हमने बात की किसकी? एपिथेलियल की। तो एपिथेलियल जो है वो टिश्यू का एक ग्रुप है, कोई एक अकेला टिश्यू नहीं है, टिश्यू का एक ग्रुप है। उसके अंदर उसके सब टाइप हैं।
तो वो जो सब टाइप हैं वो एक्टोडर्मल भी होते हैं ओरिजिन के अंदर, एंडोडर्मल भी होते हैं और मेसोडर्मल भी होते हैं। तीनों जर्म लेयर से उनकी फॉर्मेशन होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, मुख्य रूप से काम क्या है एपिडर्मिस का, सुरक्षा के लिए, है ना। ये स्किन जो है वो हमारी क्या है, एपिडर्मिस है, तो ये प्रोटेक्टिव है। अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, है ना, उन सबको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। सीक्रेशन, आपको पसीना आता है, सीक्रेट होता है ना, जो स्वेट आता है, स्वेट पसीना जो है वो पसीना आता है, तो ये एपिडर्मिस ही सीक्रेट कर रही है उस पसीने को। हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो भी एपिडर्मिस होती है। एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वहां पर कुछ जगहों पर एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो सीक्रेशन, स्त्रावण जो है वो भी इसका काम है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर की तरफ जो है एपिडर्मिस, सबसे अंदर की तरफ वो एक पाइप है। पाइप को जब आप ओपन करके देखेंगे तो ये अंदर की तरफ का एपिडर्मिस आपको दिखाई देगा। तो ये क्या काम करता है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ये चीजों का अवशोषण करता है ना। जो भी चीजें पच गई, जो भोजन पच गया, उस पचे हुए भोजन को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, है ना। तो इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण भी काम है, एब्जॉर्प्शन भी इसका काम है। प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरा आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव, इसका नाम ही देखो, कनेक्ट, है ना। कनेक्टिव का क्या है, कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू कई तरह का होता है, पढ़ेंगे हम। इसका ओरिजिन कहां से होता है, मेसोडर्म से होता है। इस लेयर से ओरिजिन होगा इसका, मेसोडर्म से। ठीक है, तो ये कैसा होता है, स्पोर्टिव होता है। कैसा होता है, स्पोर्टिव, यानी कि सहारा देता है। जो हमारी बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, पूरी जो शरीर की संरचना बनी हुई है, वो संरचना किसकी वजह से पॉसिबल है, हड्डियों की वजह से पॉसिबल है, बोन्स की वजह से। अगर वो बोन्स नहीं होंगी तो हमारी ये संरचना भी नहीं होगी। स्पोर्ट, जो सीधी खड़ी है बॉडी, इसको स्पोर्ट कौन दे रही है, हड्डियां दे रही हैं, और वो क्या है, स्पोर्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह का। संयोजन, बाइंडिंग, है ना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन, जैसे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ठीक है, इसके नीचे जो है मसल है, तो एपिडर्मिस और मसल को बाइंड करने का काम। आप देखो, अगर इसको आप ऐसे पकड़ के खींचोगे तो ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसको मसल्स के साथ बाइंड किया हुआ है, मसल्स को बोन्स के साथ बाइंड किया हुआ है। तो वो काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। कनेक्टिव टिश्यू करता है वो काम भी। तो संयोजन का यानी कि बाइंडिंग का काम कर रहा है। स्टोरेज, भंडारण, स्टोरेज का काम। जो फैट जो होता है, वसा जो होती है, वसा, उसको जो कोशिकाएं जो हैं स्टोर करके रखती हैं, उसका भंडारण करके रखती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं होती हैं। एडिपोज, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है एडिपोज, जो हमारे गालों पर जमा होता है, बेली के ऊपर, यहां फैट पे यहां जमा होता है, बाइसेप्स पे जमा होता है ना, यहां पे थाइज पे, इन जगहों के ऊपर वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो हर कहीं है, पर यहां ज्यादा मात्रा में है, तो ज्यादा फैट डिपोजिशन इन जगहों के ऊपर होता है। ठीक है, और सुरक्षा, प्रोटेक्शन, भाई हड्डियों का जो ढांचा है, जैसे कि हमारे जो लंग्स हैं, हार्ट है, दे आर प्रोटेक्टेड विद द रिब केज, जो रिब केज है ना, इससे इसने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। किडनी को पीछे से प्रोटेक्ट कर रखा है। जो स्पाइनल कोड है वो होकर के गुजरती है किसके बीच में, हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में से एक नर्व्स का एक गुच्छा होकर के गुजरता है, स्पाइनल कोड जिसको हम बोलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्शन, सुरचना का काम करता है। और परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। परिसंचरण, सर्कुलेशन का काम भी कौन करवा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू करवा रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है इन सब चीजों का, है ना। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स के बारे में तो पता ही होगा, ये भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है ना, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, है ना। ये यहां पे मसल जो है, बाइसेप जो है, यहां जो बाइसेप है वो यहां जुड़ी हुई है और यहां से यहां जुड़ी हुई है इस हड्डी से। तो जब बाइसेप के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, या ट्राइसेप भी इधर से इधर जुड़ी होती है, तो जब बाइसेप और ट्राइसेप के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तब क्या होगा, हाथ मुड़ेगा, हाथ मुड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इनका काम है। और मूवमेंट, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हाथ में मूवमेंट हुआ, हाथ हिला। ठीक है, मतलब गति और संकुचन, ये इनका मुख्य कार्य है। हम चल पाते हैं, हम चल पाते हैं किस वजह से,
मसल्स जो हैं वो इसमें हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है ना, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, कंडक्शन एंड इरिटेबिलिटी, है ना, संवेदी संचरण एवं उद्दीपनशीलता, मतलब उसका संचरण करवाना, जो भी मैसेज मिलता है, जैसे मान लो कि किसी ने हमें यहां पिन चुभाई, तो हमें अगर हम नहीं भी देख रहे हैं तब भी हमें पता लग गया, हमारे दिमाग तक वो मैसेज पहुंचा, ठीक है। तो वो मैसेज जो है वो किसके थ्रू जाएगा, न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें वहां से हाथ हटा लेना है। अगर कोई पैनी चीज चुभी है तो हम क्या करेंगे, वहां से हाथ हटाएंगे भी। तो जब हम वहां से हाथ हटा रहे हैं, ठीक है, तो जो मैसेज दिया मसल को, हाथ किसने हटवाया, मस्कुलर टिश्यू ने हटवाया, है ना, मसल्स ने हटवाया। लेकिन मसल्स को ऐसा करने के लिए कहा किसने, मसल्स को ऐसा करने के लिए कहा किसने, न्यूरॉन्स ने। ब्रेन ने ऑर्डर दिया, न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज मसल तक पहुंचा, मसल ने हाथ को पीछे करवा दिया। तो ये इनके जो है वो उत्पत्ति है, मेनली ओरिजिन इनका किस तरीके का होता है, और मुख्य फंक्शन इनके क्या क्या होते हैं, मुख्य फंक्शन जो है, मेन फंक्शंस जो है उसके बारे में। चलो तो हम शुरू करते हैं, कौन सा, पहला एपिथेलियल टिश्यू, है ना, एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, उसका मतलब क्या होता है, एपिथेलियल, एपिथेलियल, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है, अबाउ, एपी का मतलब क्या होता है, अबाउ। थीलिया मीन्स लेयर, तो वो लेयर यानी कि वो परत जो सबके ऊपर होगी, है ना, कहां पर होगी, सबके ऊपर होगी, ऊपरी परत, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपरी परत। ऊपरी परत जो है किसी भी ऑर्गन के ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ जो परत होगी किसी भी ऑर्गन के ऊपर, वो किसकी होगी, वो एपिथेलियल की परत होगी, एपिथेलियल की लेयर होगी। अगर कोई ऑर्गन ऐसा है जो हॉलो है ना, जैसे स्टमक है, जैसे ये है, मान लो स्टमक है, अंदर से खाली है, तो सबसे बाहर वाली जो परत है, सबसे बाहर वाली ये आउटर एपिथेलियल या आउटर एपिथेलियम होगी, एपिथेलियल टिश्यू होगा। और सबसे अंदर की तरफ ये वाली जो है ये इनर एपिथेलियम होगी। और ये जो हिस्सा बच गया इन दोनों के बीच में, या यहां पर मसल्स होंगी, दूसरे टिश्यू होंगे, जो भी होंगे वो सब ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली परत और सबसे अंदर वाली परत, दोनों तरफ जो है वो क्या होगा, एपिथेलियल होगा। अगर कोई ऑर्गन होलो है तो, अंदर से खाली है तो, ठीक है। अगर कोई सॉलिड ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन है जैसे किडनी है, तो उसके सबसे बाहर वाली परत जो है वो एपिथेलियल होगी खाली, अंदर तो कोई जगह है ही नहीं जहां पर वो होगी, ठीक है। तो इस जगह पर इस तरह से, मतलब सबसे ऊपरी परत होती है ना, या सबसे अंदर वाली परत होती है, क्लियर है, ये इसका मतलब होता है। तो ये क्या करती है, ए टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यूज, वो उत्तक जो दूसरे उत्तकों के ऊपर ग्रो करता है, विकसित होता है। एक ऐसा उत्तक जो किसी अन्य उत्तक पर विकसित होता है उसे एपिथेलियल कहा जाता है। एपी का मतलब होता है अबाउ यानी कि ऊपरी, और थेलियल का मतलब परत, सबसे ऊपर वाली परत, ये इसका मीनिंग है। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स, ये कई तरह की होती है ना। इसके फंक्शन आ गए, पहले तो फंक्शन क्या क्या होते हैं भाई, इसके फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है इसका, है ना, बैरियर, बाधा की तरह से काम करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, किसी चीज को अंदर की तरफ नहीं जा रहा, तो ये बाधा उत्पन्न जो करता है, जो भी कोई चीज पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता इसकी वजह से, ठीक है। अवशोषण ये पढ़ लिया था, सिक्रेशन ये पढ़ लिया था। अवशोषण का मतलब है वो चीजों को अवशोषित कर लेता है, जैसे भोजन नाल के अंदर आपको बताया था, भोजन नाल के अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत जो होती है, उसके अंदर ये अवशोषण का कार्य करती है। सीक्रेशन को आपको बताया था, पसीना सीक्रेट होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, पसीना निकलता है हमारे, श्रवण का कार्य करता है। रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो श्वसन का सिस्टम है ना, श्वसन तंत्र जो है हमारा, उसके अंदर जो है
ये होता है एपिथेलियल होता है, लास्ट में जाकर के एल्वियोलाई की फॉर्मेशन होती है, लंग्स के अंदर जाकर के एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई की ये जो कोशिकाओं की परत होती है, कोशिकाओं की परत होती है, ये कैसी होती है? ये एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ये, है ना। तो वहां पर वो क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ, शरीर से, शरीर के अंदर जो ब्लड है उससे जो है वो CO2 लेकर के और किसके अंदर डालेगा? वो इस एल्वियोलाई के अंदर डालेगा, ठीक है, वो इस एल्वियोलाई के अंदर डालेगा और इस एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो यहां पर आ जाएगा, यहां ऑक्सीजन आ जाएगा और इसके अंदर CO2 आ जाएगा। तो रेस्पिरेशन का काम करता है ये, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन माइए कि बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल क्या है? कुछ जंतुओं के अंदर सबसे बाहर की तरफ का जो कंकाल होता है, जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर जो काइटिन की परत होती है, एपिडर्मिस होती है, तो कुछ जंतुओं के अंदर जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उसके अंदर सबसे बाहर जो है वो एपिथेलियल लेयर होती है। तो बाह्य जो है कंकाल की बनाता है ये, है ना। रीजनरेशन, पुनरुत्पत्ति, ये रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन कैसे है? मान लो आपके यहां कट लग गया, चोट लग गई कोई और एक कट लग गया, तो अब वो कट को रिपेयर कौन करेगा? है ना, वो उसका काम किसका है? इसी का है ना, रीजनरेशन का भी और रिपेयर का भी। और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन निष्कासन, कुछ चीजों को ये क्या करता है? निष्कासित करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो किडनी के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, नेफ्रॉन जो होते हैं, तो वो जब हम वहां नेफ्रॉन की बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि वहां पर जो है ये एपिथेलियल टिश्यू किस तरह से काम करके चीजों को स्त्रावित करता है, बाहर निकालता है ना, निष्कासन का काम करता है। तो जो टाइप है इसके, है ना, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, प्रथम जो है वो कौन सा है? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस जो होता है, स्क्वैमस, इसका मतलब होता है चपटा, है ना, इसका मतलब क्या होता है? चपटा। तो यानी कि ये जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा? चपटा होगा, पतला होगा। इसकी कोशिकाएं जो हैं वो इस तरीके से होती हैं, इसकी कोशिकाएं जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है, यानी कि कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, इस तरीके से होती हैं इसकी, ठीक है। और इसके अंदर होता मैट्रिक्स, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, सारी कोशिकाओं का न्यूक्लियस जो है, इनका न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा? स्फेरिकल, यानी कि गोल होगा, ठीक है। और सेंटर के अंदर होगा, मतलब बीच में उपस्थित होगा, कोशिकाओं के बीच के अंदर उपस्थित होगा। और इनका जो मैट्रिक्स होगा वो दिखाई नहीं देगा, वो किनारों के ऊपर होगा, है ना। इनका जो मैट्रिक्स होगा वो कम दिखाई देगा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, मान लो वो किनारों पे ही दिखाई देगा क्योंकि बीच में तो स्थान है ही नहीं, जगह है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो सेल, कोशिकाएं जो है वो स्त्रावित करती हैं, वो सिक्रेट करती हैं। ये कोशिकाएं जिस सब्सटेंस को सिक्रेट करेंगी, ठीक है, वो उसी कोशिका या उसी उत्तक का जो है वो क्या बनाएगा? मैट्रिक्स बनाएगा। तो इसका जो मैट्रिक्स है ना, वो दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो आपने घर में टाइल लगा दी, अब टाइल के नीचे सीमेंट है, तो सीमेंट मान लो मैट्रिक्स है, तो आपको टाइल दिखाई देगी लेकिन सीमेंट नहीं दिखाई देगी उसके नीचे की, और वो टाइल की तरह ही पतला होता है वो, है ना, पतली कोशिकाएं होती हैं। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। यह पतली और चपटी और अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। अनियमित आकार है इसका, है ना, कोई भी नियमित आकार नहीं बनाया हमने, अनियमित आकार बनाया है, से बना होता है, जो फर्श की टाइलों की तरह एक दूसरे से सटकर एक संघन उत्तक बनाती है ना। जो फर्श की टाइलें हैं जैसे उनको हम जोड़ देते हैं तो संघन उत्तक, फर्श की टाइलों के बीच में कोई गैप नहीं रखते हम, बिल्कुल उनको साथ साथ करके ऐसे लगाते हैं और उसका जो मैट्रिक्स है वो भी हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, ऐसा उत्तक होता है। इसके अंदर आप एक लाइन और जोड़ सकते हो, क्या? स्फेरिकल न्यूक्लियस, है ना, क्या कर सकते हैं? इसका स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। एक पॉइंट और ऐड कर देना, कौन सा? मैट्रिक्स वाला, कि मैट्रिक्स जो है वो दिखाई नहीं देता, किनारों के ऊपर ही दिखाई देगा बस खाली, और कहीं पर दिखाई, बीच में जो है वो बीच में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है। और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, है ना, क्या होगा? एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन
न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, है ना, जो बिल्कुल केंद्र में है, वहां पर ही केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, वो केंद्र के अंदर ही उपस्थित होगा कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, और ये इर्रेगुलर सेल्स हैं, चपटी हैं, पतली हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये कहां पर उपस्थित होता है ना। ये देखो स्क्वेमस एपिथेलियम है, वो इस तरीके से होता है, टाइल की तरह से ये कोशिकाएं बिछी हुई हैं, इर्रेगुलर शेप की हैं, इर्रेगुलर, कोई रेगुलरिटी नहीं है शेप के अंदर, इर्रेगुलर है स्क्वेमस, और टाइल की तरह से पतली है। ठीक है, अब ये क्या होता है? त्वचा की एपिथेलियल कोशिकाएं कई परतों में व्यवस्थित होती हैं ताकि घिसाव और संरक्षण को रोका जा सके। चूंकि ये कोशिकाएं परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इसे स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड, है ना। तो देखो आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, स्ट्रेटा, है ना। क्या? स्ट्रेटा, स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा का मतलब होता है परतें, परतें, मतलब एक के ऊपर दूसरी परत, एक के ऊपर दूसरी परत। जैसे मान लो कि कोशिकाओं की एक परत तो ये दिखाई दे रही है ना, दूसरी परत जो है वो ये दिखाई दे रही है, तीसरी परत जो है वो ये दिखाई दे रही है, एंड सो ऑन। इस तरीके से कई परतों के अंदर ये जमा हुआ है। कोशिकाओं की एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, उसके ऊपर चौथी परत। अगर ऐसे परत के ऊपर परतें अगर कोशिकाओं की बनी हुई हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं उसको हम, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, और अगर ये स्ट्रेटिफाइड कौन सा है? स्क्वेमस टिश्यू की कोशिकाएं हैं, स्क्वेमस टिश्यू की कोशिकाएं हैं, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोल देते हैं, एपिथेलियम। और कह रहा है कि ये कहां पर होगा? स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर ऐसा ही होता है, त्वचा के अंदर ऐसा ही होता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दिखा रखा है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दिखा रखा है ना। ये तो कैसा है? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होगा? सिंगल लेयर, है ना। कैसी होगी ये? सिंगल लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी। और ये कैसी होंगी? स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर, कई परतें होंगी, है ना। मल्टीपल लेयर्स, कई परतें जो हैं वो इसकी होंगी। तो यहां पर ये जो है कई परतें हैं इसकी, कई परतें हैं इसकी, कई परतें हैं, कई परतें हैं इसकी। ठीक है, एक परत के ऊपर दूसरी परत लगी हुई है, तो स्ट्रेटिफाइड। आपको बताया कि स्ट्रेटा जो है, स्ट्रेटा इसका मतलब होता है परतें, कई परतें, है ना। क्या होता है? कई परतें, कई, एक के ऊपर एक परत अगर लगी हुई होते तो उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। तो स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर है? दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आपने पढ़ा हो क्यूब, है ना, क्यूबॉइडल वर्ड कहां से आया है? क्यूब से आया है, क्यूब। ठीक है, क्यूब। तो ये कैसी कोशिकाएं होंगी? क्यूब लाइक। कैसी कोशिकाएं होंगी? क्यूब लाइक, क्यूब लाइक कोशिकाएं होंगी ये, है ना, क्यूब लाइक कोशिकाएं होंगी। अगर हम ये देखें, ये क्यूबॉइडल है ना। कैसा है? क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसी कोशिकाएं हैं, क्यूब के जैसी कोशिकाएं हैं ऐसा। और इनके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, बड़ा होगा, सेंटर के अंदर होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल के अंदर क्या होगा? यह अवशोषण, उत्सर्जन और श्रवण के लिए सहायक होता है, और ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ना, यानी कि यांत्रिक समर्थन भी देता है। और इसके अंदर क्या होगा? स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा। जो इसका न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? गोलाकार होगा, गोलाकार न्यूक्लियस होगा, स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, है ना। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, कैसा होगा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, प्रेजेंट इन सेंटर। केंद्रक जो है वो केंद्र के अंदर ही उपस्थित होगा, केंद्रक जो है वो केंद्र के अंदर ही उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है? क्यूब लाइक होगा, है ना,
क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, एक क्यूब के जैसी होगी, एक क्यूब के जैसी होगी, ठीक है, लगभग चौकोर सी, ठीक। और ये काम क्या है इसका, अवशोषण का काम है ना, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है ये, उत्सर्जन का काम है, एक्सक्रीशन करता है, स्त्रवण का काम है, सिक्रेशन करता है, ये इसके मुख्य कार्य हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक समर्थन जो है वो भी देता है टिश्यू को, जहां पर भी ये उपस्थित होता है यांत्रिक समर्थन भी देता है ना ये। अगला जो है वो है कॉल्यूमनर, है ना, वो कैसा है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो देखो कॉल्यूमनर जो वर्ड है वो आया है कॉलम, यहां तक का अगर आप पढ़ोगे तो वो आया है किसके, कॉलम। और कॉलम का मतलब होता है पिल्लर या खंबा, है ना, कॉलम का मतलब क्या होता है, पिल्लर या खंबा, ठीक है। तो ये कैसी होंगी, खंबाकार होंगी, मतलब लंबी कोशिकाएं होंगी, ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं होंगी, ऐसे लंबी कोशिकाएं होंगी, लंबी कोशिकाएं होंगी, इस तरीके से लंबी कोशिकाएं होंगी, ये खंबे के जैसी लंबी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम ही होगा लेकिन कोशिकाएं कैसी होंगी, लंबी होंगी, पिल्लर के जैसी होंगी, लंबी होंगी, खंबे के जैसी होंगी, है ना, लंबी। तो पहली चीज क्या हो गई कि ये कॉलम लाइक होंगी, कॉलम लाइक सेल्स, कोशिकाएं जो होंगी वो खंबे के जैसी होंगी। दूसरा क्या हो गया, इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ओवल शेप्ड। अभी तक जो दोनों हमने पढ़े, अभी तक जो दोनों हमने पढ़े उनके अंदर क्या था, न्यूक्लियस कैसा था, उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा था, स्फेरिकल था, गोल था, लेकिन इसमें अंडाकार होगा, कैसा होगा, अंडाकार होगा। जैसे मान लो कि ये है, ये न्यूक्लियस है, अंडाकार न्यूक्लियस है, अंडाकार, इस तरीके से अंडाकार न्यूक्लियस है, गोल नहीं है, अंडाकार न्यूक्लियस है ना, गोल न्यूक्लियस नहीं है, अंडाकार न्यूक्लियस है, ठीक। और तीसरी चीज क्या होगी, है ना, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। और तीसरी चीज जो है वो क्या होगी, आप देखो इसके बीच में हमने नहीं बनाई, ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो हमने कोशिकाओं के बीच में नहीं बनाया, उसको कहां पर बनाया है, नीचे की तरफ, बेस की तरफ बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, है ना, यह न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स बेस, है ना, नीचे की तरफ न्यूक्लियस होगा, या आप कह सकते हो कि जो इनका केंद्रक है वो केंद्र में नहीं होगा, केंद्रक जो है वो केंद्र में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोशिकाओं हैं, इनकी ये पहचान है। इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होगा, ये जो दिखा रखा है ऐसा होगा नहीं, ये तो आपको सेपरेट करके अलग करके दिखा रखा है हमने। इसके कार्य क्या होंगे, मुख्य कार्य है अवशोषण, ठीक है, पेट और आंत में उपस्थित होती हैं ये, और श्रवण, बलगम बनाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो यही होती हैं, है ना, म्यूकस जो बनता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इसी की होती है ना, कॉल्यूमनर की ही, श्रवण के काम आता है ये। उसके बाद है सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो देखो ये जो वर्ड आया है, सीलिएटेड जो शब्द आया है ना, सीलिएटेड जो शब्द आया है, सीलिएटेड, ये आया है सीलिया से, ठीक है, ये कहां से आया है, सीलिया से आया है। और सीलिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि उंगलियों की तरह से कोशिका के ऊपर उभरी हुई संरचनाएं, उंगलियों जैसी कोशिका के ऊपर उभरी हुई संरचनाएं जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीलिया बोलते हैं, उसको हम सीलिया बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की जिन भी कोशिकाओं के ऊपर क्या होगा, ये संरचनाएं होंगी, सीलिया प्रेजेंट होंगे, उसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। स्क्वेमस के ऊपर तो कभी होती नहीं है ना,
तो स्क्वेमस, सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम कभी नहीं होता। किसके ऊपर होती है? क्यूबॉइडल के ऊपर होती हैं और कॉलमनर के ऊपर होती हैं। तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो सकता है और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो सकता है। दो तरह का टिश्यू होगा ये, है ना, दो तरह का टिश्यू होगा ये। कौन कौन सा? एक तो ये हो सकता है कॉलमनर, ठीक है, एक तो हो सकता है कॉलमनर, और दूसरा कौन सा हो सकता है? ये क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, कैसा होता है ना। जो उंगलियों जैसी या बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, उंगलियों जैसी या बाल जैसी भी बोलते हैं इनको। तो कॉलमनर एपिथेलियम का दे रखा है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारी श्वसन नलिका होती है, श्वसन नलिका, है ना, यानी कि ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होगा। किस तरीके से? यहां पे मान लो ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे ये ट्रैकिया के अंदर इस तरीके से सीलिया, इस तरीके से ट्रैकिया के अंदर ये सीलिया इस तरीके से होंगे। तो ये सीलिएटेड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम ये प्रेजेंट होगा यहां पर। अब इसका काम क्या है? जैसे मान लो कि हम सांस ले रहे हैं, तो उस सांस के साथ जो हवा हम ले रहे हैं अंदर, उसके अंदर धूल भी है, मिट्टी भी है ना, धूल मिट्टी है, उसके अंदर पैथोजेंस भी हैं, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ वायरस होंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं, ठीक है। अब वो जो है अगर लगातार हमारे अगर शरीर के अंदर जाता है तो एक दिन लंग्स तो भर जाएंगे। अगर आप बाहर गाड़ी को खड़ा करोगे, गाड़ी को अपनी को बाहर रोड के ऊपर अगर खड़ा करोगे पूरा दिन, सुबह बिल्कुल साफ सुथरी करके, तो शाम को उसके ऊपर आपको धूल जमी हुई मिलेगी, धूल की एक पूरी परत मिलेगी। एक दिन में जब अगर इतनी धूल जमती है तो हम कितने सालों से सांस ले रहे हैं, वो सारी धूल अगर हमारे लंग्स के अंदर जाती, हमारे फेफड़ों के अंदर जाती, तो अभी तक हमारे फेफड़े भर चुके होते उस धूल से, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हमारे फेफड़े तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस धूल को कोई बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ट्रैकिया के अंदर, ये ट्रैकिया के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम, यहां म्यूकस भी सीक्रेट होता है। तो जो भी धूल यहां पर आती है, जो भी धूल यहां पर आती है, उस धूल को, ये जो धूल आती है उस धूल को ये चिपका लेता है, म्यूकस यहां चिपका लेता है। अब सीलिया क्या करता है? उनको धीरे धीरे, जैसे मान लो कि ये धूल का पार्टिकल है, ठीक है, और ये यहां पर है, तो अब सीलिया क्या करेगा? इसको धकेल के यहां आगे की तरफ भेजेगा। फिर यहां पर सीलिया है, वो धकेल के इसको और आगे की तरफ भेजेंगे। यहां सीलिया है, वो उसको धकेल के और आगे की तरफ भेजेंगे। और आगे कहां पर? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो वो लास्ट में आते आते कहां आ जाता है? हमारे नाक के अंदर आ जाता है। और फिर जब हम नहाते हैं तो नहाते वक्त उसको निकाल देते हैं, नाक को साफ कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी भाषा में उसे बोला जाता है आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो इस तरीके से ये काम करता है ना। उन बाल जैसी संरचनाएं जो सीलियां हैं वो उसको बाहर की तरफ निकालती हैं। ये कार्य होता है इसका यहां पर कि श्वसन तंत्र में कॉलमनर एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सीलिया नामक बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। और इसका कार्य क्या है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बीटिंग, है ना, ऑफ द सीलिया मूव्स सॉलिड पार्टिकल्स, है ना, इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स, ठीक है। वो क्या करता है? उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव करता है, इस तरीके से मूव करेगा एक ही डायरेक्शन के अंदर, और इन चीजों को क्या करेगा? आगे की तरफ भेजता रहेगा, किसी एक तरफ भेजता रहेगा। तो जैसे फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि जो ओवम है वो तो मूव कर नहीं सकता, नॉन मोटाइल होता है ओवम जो होता है, तो उसको भी इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन वाली जगह तक पहुंचाया जाता है ना, इसी तरीके से। तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर ये, ठीक है। तो ये है, ये सीलिया बलगम यानी म्यूकस को आगे की ओर धकेलते हैं ताकि मार्ग को साफ रखा जा सके। जो ये म्यूकस है, यहां पे बताया था म्यूकस भी होता है और ये धूल के कण भी होते हैं, दोनों को आगे की तरफ धकेला जाएगा जिससे ये रास्ता जो है ट्रैकिया का, है ना, श्वसन नलिका का, ये साफ रहे, है ना। तो ये इनका काम है भाई।
उसके बाद जो है ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी का मतलब क्या है, जोड़ने वाला, है ना, किसी ना किसी को ये जोड़ ही रहा होगा, है ना, क्या है ये, जोड़ने वाला, ऐसे आप याद रखो, है ना, क्या, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला टिश्यू है जो किसी ना किसी को जोड़ता है, ठीक है, एक से दूसरे उत्तक को जोड़ने का काम करता है मुख्य रूप से ये, ठीक है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड न्यूमेरियस थिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स। ये किसका बना होता है, कोशिकाएं होती हैं और तंतु होते हैं इसके अंदर, है ना, रेशेदार संरचनाएं, रेशेदार संरचनाएं, तंतु के जैसी संरचनाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं और ये संरचनाएं। और ये जो रेशेदार संरचनाएं होती हैं ये प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, है ना, ये क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं। ये कह रहा है ना कि ये क्या होते हैं, फाइबर होता है ये, है ना, क्या होता है, फाइबर होता है, रेशेदार संरचनाएं फाइबर। तो ये जो फाइबर होते हैं ये किसके होते हैं, प्रोटीन के फाइबर होते हैं इसे। तो फाइबर होगी, रेशेदार संरचना होगी, तभी जोड़ने का काम कर पाएगा वो। तो सेल्स आर लिविंग एंड आर एम्बेडेड इन ए नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी, वो तो लिविंग होगी, लेकिन जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन लिविंग। भाई मैट्रिक्स सभी का नॉन लिविंग होता है ना, किसी का भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स किसी भी टिश्यू का, किसी भी उत्तक का मैट्रिक्स हो, वो मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन लिविंग ही होगा, लिविंग मैट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग मैट्रिक्स है, उसके अंदर पड़ी होंगी ये कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं नॉन लिविंग के अंदर। तो ये जो है ये स्पेशल जो है, ये लाइन जो है वो बात कर रहा है हमारे बोन्स के बारे में और कार्टिलेज के बारे में, है ना, जो बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड है, ये स्पेशल टिश्यू होता है तीनों, तो इनके बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं कौन सा, संयोजी उत्तक। तो संवाजी उत्तक जो है वो सामान्य प्रकार से जो है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, 3 तरह का। एक तो होता है कौन सा, सामान्य प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स अपेक्षाकृत कम कठोर होता है, लेस रिजिड, रिलेटिवली लेस रिजिड होता है, रिलेटिवली लेस रिजिड। किससे रिलेटिव लेस रिजिड होता है, ये कार्टिलेज और बोन्स, मतलब हड्डी और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उससे कम कठोर मैट्रिक्स जो है वो किसका होगा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का होगा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम सामान्य संयोजी उत्तक बोलते हैं, सामान्य संयोजी उत्तक, है ना, क्या बोलते हैं, सामान्य संयोजी उत्तक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, स्पोर्टिव या स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं, स्केलेटल, कंकालीय उत्तक। तो कंकालीय उत्तक आपको बताया इसके अंदर 2 आते हैं, एक तो बोन्स आती हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज आता है। स्केलेटल टिश्यू ये 2 होते हैं, स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है। वेयर द मैट्रिक्स इज रिजिड, जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, कठोर होगा, कठोर मैट्रिक्स होता है इसका, है ना, रिजिड मैट्रिक्स होता है इनका, तभी ये तंतु जो है कठोर होते हैं। देखो ये जो है ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसमें हड्डी नहीं है, कान में हमारे, है ना, सॉरी मैट्रिक्स कह रहा हूं, कार्टिलेज है इसके अंदर, हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है, तो भी कितना कठोर है, और बहुत इतना कठोर भी नहीं कि मोड़ा ना जा सके, लचीला है, लेकिन संरचना को बनाए रखे हुए, ये संरचना को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, यानी कि लचीला भी है, लेकिन छोड़ते ही ये वापस अपनी जगह पे अपनी शेप ले लेता है। ये कार्टिलेज है। नोज की जो ये टिप होती है, ये टिप जो होती है, नाक की जो टिप है, ये कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज होता है। तो आप अगर इसको देखोगे तो नाक की संरचना बनाई हुई है उसने सही तरीके से, लेकिन जब आप इसको दबाओगे, प्रेस करोगे तो ये प्रेस हो जाएगा, छोड़ोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसा होता है, कार्टिलेज तो इस तरीके का होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी हड्डियों के बारे में, आपको पता ही है, उसमें बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। हड्डियां तो बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, उसको तो मोड़ा भी नहीं जा सकता, उसमें लचीलापन नहीं होता, वो तो वास्तविक बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भाई साहब यहां पर बात कर रहा है किसकी, रक्त की। किसकी बात कर रहा है, रक्त की बात कर रहा है, यानी कि ब्लड की बात कर रहा है, ये ब्लड के बारे में बता रहा है ना। फ्लूइड यानी कि द्रव्य,
द्रव्य कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मैट्रिक्स ही कैसा होगा, इसका मैट्रिक्स ही द्रव्य के रूप में होगा, द्रव्य के रूप में होगा, फ्लूइड के रूप में होगा। कोशिकाएं होंगी इसके अंदर, और कोशिकाएं जो है वो किसके अंदर पड़ी हुई होंगी, वो लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई होंगी, लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो ये तीन तरह का उत्तक है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पहला, ठीक है, दूसरा स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको, कंकाली उत्तक भी बोलते हैं, और तीसरा जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि द्रव्य संयोजी उत्तक, द्रव्य स्रोजी उत्तक, ये तीसरा है। तो इन तीनों को बारी बारी करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप जो है अभी अभी हमने पढ़े, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप है ना, इनके भी सब टाइप के कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के बताया था आपको, एक तो प्रॉपर बताया था, दूसरा जो है वो स्पेशल बताया था। स्पेशल के अंदर क्या आता है, स्पेशल के अंदर क्या आता है आपका एडिपोज वाला, है ना। इसके अंदर क्या आता है, एडिपोज और एरियोलर, एडिपोज और एरियोलर दो आते हैं, एडिपोज और एरियोलर इसके अंदर दो आते हैं। ठीक है, स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर आता है आपका एक तो कार्टिलेज, कार्टिलेज, और एक आता है आपका बोन्स, एक आता है आपका बोन्स। ठीक है, और दूसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो इसके अंदर एक आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये भी दो प्रकार का होता है ना। कौन सा, एक तो प्रॉपर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है प्रॉपर का मतलब रेगुलर भी कर सकते हो आप अगर प्रॉपर फॉर्म लिखो, है ना। कैसा होता है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये प्रकार होते हैं, इस सारे तरह के कनेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ने हैं। कौन सा, प्रॉपर, है ना, स्पेशल जिसके अंदर एडिपोज और एरियोलर आता है, और स्पोर्टिंग यानी कि जिसके अंदर कार्टिलेज, बोन्स, और इसी के अंदर हम क्या भी इंक्लूड कर देते हैं, ब्लड को भी इंक्लूड कर देते हैं स्पेशल के अंदर। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके से जो है वो इसके टाइप्स बताए हुए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर संयोजी उत्तक सामान्य प्रकार का प्रॉपर वाला जो है वो दो तरह का है। अभी अभी हमने पढ़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या होते हैं, देखो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर दो तरह के फाइबर होते हैं, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। ठीक है, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। तो जो व्हाइट फाइबर हैं, है ना, जो व्हाइट फाइबर हैं यानी कि जो श्वेत रेशे हैं वो बने होते हैं कोलेजन से। वो किससे होते हैं, कोलेजन से बने होते हैं, और ये होते हैं नॉन इलास्टिक। कैसे होते हैं, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक मतलब इसके अंदर लचीलापन नहीं होता या बहुत कम होता है, और ये बंडल की फॉर्म में होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें व्हाइट फाइबर्स की, है ना, व्हाइट फाइबर्स ये मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, इसके मैट्रिक्स के अंदर होते हैं दो तरह के। कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो होता है व्हाइट फाइबर मैट्रिक्स के अंदर, एक तो होता है व्हाइट फाइबर। तो व्हाइट फाइबर जो है वो कैसा होता है, कोलेजन का बना होता है ना, मेड अप ऑफ कोलेजन, कोलेजन का बना होगा पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो उसके अंदर क्या होगा, ये बंडल की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, बंडल की फॉर्म में होगा। और तीसरी चीज जो है वो नॉन इलास्टिक होगा, है ना, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक मतलब इसमें लचीलापन नहीं होगा या कम होगा, है ना। लेस इलास्टिक भी लिख सकते हो आप, लेस इलास्टिक, कम होगा, या तो होगा नहीं, होगा तो बहुत कम होगा। और ये नॉन अनब्रांच्ड होगा, कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा,
ये जो तंतु होंगे, ये जो फाइबर होगा, ये कैसा होगा? अनब्रांच्ड होगा। किस तरीके से? आप सपोज करो कि ये एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है, ये तीसरा फाइबर है, चौथा फाइबर, पांचवा फाइबर एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो क्या कर लेंगे? बंडल बना लेंगे। अब चलो, ये श्वेत बोला है तो श्वेत रंग से ही बना देते हैं, है ना? श्वेत बोला है तो श्वेत रंग से ही बना देते हैं भाई। ये श्वेत रेशे, श्वेत रेशे, ऐसे बंडल होगा इनका, ऐसा बंडल होगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बंडल कैसा होगा? नॉन इलास्टिक, इलास्टिसिटी इसके अंदर नहीं होगी, लचीलापन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो येलो फाइबर्स, दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? येलो फाइबर्स, येलो फाइबर्स। तो जो येलो फाइबर हैं, जो येलो फाइबर हैं, उनकी क्या खासियत होती है? येलो फाइबर की क्या खासियत होती है? कि वो बंडल में प्रेजेंट नहीं होते, है ना? और कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वो ब्रांच्ड होते हैं, इस तरीके से वो ब्रांच्ड होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? येलो फाइबर के अंदर पहली चीज तो क्या है? ये लचीले होते हैं, लचीले मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना? इलास्टिक होते हैं, या आप कह सकते हो इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना? दूसरी चीज जो है वो इसकी क्या होगी? ये ब्रांच्ड होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। और तीसरी चीज जो है वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं, सिंगल, है ना? सिंगल होते हैं, ये बंडल की फॉर्म में नहीं होते हैं, बंडल की फॉर्म में नहीं होते। तो आप ये मान करके चलो, देखो हमने इतनी लंबी चौड़ी बात इसके ऊपर किस लिए करी? क्योंकि ये दोनों तरह के टिश्यू, जो दोनों तरह के जो फाइबर हैं प्रोटीन के, ये मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं, सभी तरह के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, सभी तरह के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा या बहुत ज्यादा हार्ड होगा, वो काफी लगभग जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इन फाइबर के ऊपर। अगर कोई टिश्यू के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उसमें लचीलापन नहीं चाहिए है, तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो व्हाइट फाइबर ज्यादा होंगे, क्योंकि वो कठोर है, बंडल की फॉर्म में है, जहां ताकत चाहिए, लचीलापन नहीं चाहिए। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ऐसे संयोजी उत्तक के अंदर क्या होगा? व्हाइट फाइबर ज्यादा होगा। और ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें लचीलापन चाहिए, जो थोड़ा बहुत मुड़ सके, उसके अंदर येलो फाइबर ज्यादा होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही होगा, ज्यादा और कम की बात हो रही है, बाकी प्रेजेंट दोनों तरह के होंगे हर एक टिश्यू के अंदर। ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी, है ना, कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये यहां पे दो तरह के, एक तो प्रॉपर का, एक एरियोलर और दूसरा एडिपोज, ये दोनों जो टिश्यू हैं ये दे रखे हैं। ठीक है। प्रॉपर और एडिपोज, सॉरी एरियोलर और एडिपोज। तो इसमें अगर आप देखेंगे, एरियोलर के अंदर अगर आप देखेंगे, एरियोलर जो है ये प्रेजेंट कहां पर होता है? ये प्रेजेंट कहां पर होता है? बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हर जगह ये होगा, जहां पर भी एपिडर्मिस है, स्किन एपिडर्मिस है, इसके नीचे होगा। स्टमक की बाहर वाली परत, उसके बिल्कुल नीचे क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, अमाशय के। इसकी अंदर वाली परत, ये एपिडर्मिस है, उसके बिल्कुल नीचे क्या होगा? एरियोलर होगा। मतलब जहां जहां पर एपिडर्मिस है, उसके बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो कौन सा टिश्यू होगा? एरियोलर टिश्यू होगा, एरियोलर टिश्यू होगा। ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू की संरचना जो है वो बता रखी है कैसी होती है। ये बता रखा है कि इसमें ये मास्ट सेल होती है। मास्ट सेल जो है वो इम्यून सेल होती हैं, है ना? कौन सी सेल होती है? इम्यून सेल होती हैं। ये इम्यून कोशिकाएं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसकी कोशिकाएं होती है, मास्ट सेल की। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसकी कोशिकाएं जो हैं
बहुत तरह की होती हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, उनमें से एक है मास्ट सेल। ठीक है, तो ये इसके अंदर उपस्थित होंगी। ठीक, उसके अंदर उसके बाद दे रखा है फाइब्रोब्लास्ट, ये जो कोशिका के बारे में दे रखा है ना, ये जो कोशिका दिखा रखी है ये वाली, ये कौन सी दिखा रखी है, फाइब्रोब्लास्ट दिखा रखी है। ये कोशिका ये इस तरीके से जो करके दिखा रखी है ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये वाली कोशिका फाइब्रोब्लास्ट है। देखो इसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रो वर्ड जो आया है वो आया है किससे, फाइबर से। वो किससे आया है, फाइबर। और ब्लास्ट का मतलब होता है कोशिका, सेल, कोशिका सेल, है ना, कोशिका सेल। वो कोशिका जो नई कोशिकाएं बना रही है या कुछ भी उत्पन्न कर रही है उसको ब्लास्ट बोल देते हैं हम। सामान्य रूप से कोशिका को, सेल को साइट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ उत्पत्ति कर रही है किसी स्पेशल चीज की, नई कोशिकाएं बना रही है या फिर कुछ और बना रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्ट बोल देते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो क्या बना रही हैं, फाइबर बना रही हैं, रेशे बना रही हैं। ये जो दिखा रखा है ये रेशे दिखा रखे हैं, है ना, ये जो दिखा रखा है, ये जो दिखा रखे हैं यहां पे, ये रेशे दिखा रखे हैं, ये रेशे दिखा रखे हैं ये वाले। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये किसकी उत्पत्ति कर रही है, रेशों की उत्पत्ति कर रही है ना। ये क्या दिखा रखे हैं, रेशे दिखा रखे हैं, ये रेशे दिखा रखे हैं। तो जो रेशों की जो उत्पत्ति करेगा, रेशों की जो उत्पत्ति करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट होगा। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज ये भी जो है वो कौन सी होती है, इम्यून सेल होती हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसी की कोशिकाएं होती हैं ये भी। और ये जो है फाइबर, हमने बताया था फाइबर दिखा रखे हैं, रेशे तो ये कोलेजन के फाइबर दिखा रखे हैं, कोलेजन के, यानी कि व्हाइट फाइबर बंडल की फॉर्म में होता है, आपको बताया था, है ना। व्हाइट फाइबर किसकी फॉर्म में होता है, बंडल की फॉर्म में होता है। तो ये कोलेजन का व्हाइट फाइबर है, ये यहां पे ये दिखा रखा है कि ये ऐसा है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का जो है क्या है, एरियोलर टिश्यू। और ये जो है आप देख रहे होगे यहां पे इस तरह के फाइबर दिखा रखे हैं। देखो ये वाले फाइबर जो दिखा रखे हैं ये येलो फाइबर हैं, ये जो दिखा रखे हैं ये क्या है, येलो फाइबर, ब्रांच्ड हैं, है ना, ये दिखा रखे हैं येलो फाइबर, ब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच्ड येलो फाइबर। ठीक है, येलो फाइबर, येलो फाइबर ब्रांच्ड होते हैं, ये लचीले होते हैं। तो हैं तो दोनों, पर जो ज्यादा होंगे वैसा ही टिश्यू का नेचर होगा, उसी तरह का टिश्यू होगा। दूसरा दे रखा है प्रॉपर का कौन सा, एडिपोज, एडिपोज। तो भाई आप ये याद रखो कि एडिपोज जो है इसके अंदर क्या होता है, वसा भंडारण होता है, वसा भंडारण, वसा भंडारण होता है इसका, वसा को भंडारित करता है ना, यानी कि फैट स्टोरेज होता है इसके अंदर। क्या होता है, फैट स्टोरेज के लिए होता है। ये जो आप में मोटापा आता है वो इसी की वजह से आता है ना, फैट। अगर एडिपोज ज्यादा होगा, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा और उसमें ज्यादा फैट डिपॉजिट होगा तो आदमी ज्यादा मोटा होगा। एडिपोज का अमाउंट कम होगा, इस टिश्यू का, इस उत्तक का अमाउंट किसी में अगर कम होगा, ठीक है, तो वो कम मोटा होगा। अगर एडिपोज है और उसके अंदर कम वसा संचरित है तो कम मोटा होगा। ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि ये एक कोशिका है, ये वाली एक कोशिका है। ठीक है, ये एक कोशिका दिखा रखी है, ये एक कोशिका है, ठीक है, एडिपोज सेल की। और इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर जो है ये जो दिखा रखा है ये बड़ा सा हिस्सा, ये बड़ा सा हिस्सा, ये फैट स्टोरेज एरिया है। ये क्या है, ये क्या दिखा रखा है, फैट स्टोरेज एरिया। ये सारा फैट स्टोर कर रखा है, सारा का सारा वसा जो है उसको स्टोर करके रखा हुआ है, उसको भंडारण करके रखा हुआ है ये। और न्यूक्लियस देखो इसमें कैसा दिखा रखा है, कोने के अंदर लगा रखा है बेचारे को, न्यूक्लियस को, है ना, छोटा सा न्यूक्लियस है, कोने में लगा रखा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दिखा रखी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो पूरी कोशिका के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर वसा का भंडारण होता है इसके अंदर। और ये उपस्थित कहां पर होती है, ये उपस्थित कहां पर होती है, जहां जहां पर, मतलब आप ये मान लो कि जो एडिपोज होता है
ये जो एडिपोज है ना, ये जो एडिपोज है, एडिपोज, ये क्या होता है, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू होता है। ये क्या होता है, मॉडिफाइड एरियोलर, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू होता है। ये मॉडिफाइड एरियोलर के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या बना, एडिपोज बना। एरियोलर के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या बना, एडिपोज बना। तो जहां जहां पर एरियोलर होगा वहां वहां पर एडिपोज होगा, पर एरियोलर की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित होगा। इसका अमाउंट जो है वो क्या होगा, कम होगा उसके कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, कम मात्रा के अंदर होगा। तो ये एडिपोज कहां पर, सॉरी, एरियोलर कहां पर प्रेजेंट होता है, बिलो द एपिडर्मिस। तो एडिपोज भी कहां पर होगा, बिलो द एपिडर्मिस। कहां पर होगा, बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है उसके नीचे होगा, जहां जहां एपिडर्मिस होगा उसके नीचे ये टिश्यू उपस्थित होगा। एडिपोज भी होगा, एरियोलर भी होगा, ठीक है। तो लेकिन एरियोलर ज्यादा मात्रा में होता है, एडिपोज कम मात्रा में होता है। जो एडिपोज होता है वो ज्यादा मात्रा में कहां पर होता है, हमारे चिक्स पे, गालों के अंदर, बाइसेप, ट्राइसेप, ये जो एरिया होता है यहां पे, ठीक है। और हमारा मेनली बेली एरिया, यानी कि ये जो पेट वाला हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा आदमी फूलता कहां से है, यहीं से फूलता है। तो सबसे ज्यादा ये यहीं पर होता है, फैट स्टोरेज सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कल करेंगे। तो आपका जो है राइज एकेडमी पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से वीडियो, है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले टिश्यू के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।